नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग सीडीपी सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे बाल्यावस्था, जो कि विकास की अवस्थाओं में या बाल विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है। और बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था होती है। और यह अवस्था कब प्रारंभ होती है? यह आपकी अवस्था शैशवावस्था की समाप्ति पर। जब शैशवावस्था की समाप्ति होती है तो उसकी समाप्ति पर इसका प्रारंभ होता है। यानी बाल्यावस्था का प्रारंभ कब होता है? शैशवावस्था की समाप्ति पर। तो बाल्यावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है तो बालक अपने वातावरण से काफ़ी सीमा तक परिचित हो चुका होता है। इस अवस्था में बालक अपने वातावरण से काफ़ी हद तक क्या होता है? काफ़ी हद तक वह परिचित हो चुका होता है। शैशवावस्था के बाद इस अवस्था में प्रवेश है, और इस अवस्था में प्रवेश के समय बालक अपना काफ़ी हद तक जो उसके आसपास का वातावरण होता है वह उससे परिचित हो जाता है। और इस अवस्था में वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। तो वह क्या करता है? वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को करना प्रारंभ कर देता है। जो उसका व्यक्तिगत और व्यवहारिक पक्ष है या उसका व्यवहार का रूप है वह प्रारंभ कर देता है। और उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। इसी अवस्था में जो बालक की औपचारिक शिक्षा होती है, तो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी बालक का इसी अवस्था यानी बाल्यावस्था में होता है। तो शैक्षिक दृष्टि से भी यह अवस्था अर्थात बाल्यावस्था जीवन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा। इस अवस्था को क्या कहा? इस अवस्था को निर्माणकारी काल कहा। एक प्रश्न यहां से भी आता है कि निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक अपनी आदतों, अपने व्यवहार, रुचि, उनकी इच्छा यानी इस तरह के प्रतिरूपों या पैटर्न्स का जो निर्माण कर लेता है, तो उन्हें बाद में रूपांतरित करना या उसे मॉडिफाई करना अत्यंत कठिन होता है। सामान्यतः जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो सामान्यतः बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 से 12 वर्ष की आयु तक आपका बाल्यावस्था का कालक्रम निर्धारित मनोवैज्ञानिकों ने किया। और इसी अवधि यानी 6 से 12 वर्ष की अवधि को ही क्या कहा गया? इसे बाल्यावस्था कहा गया। इस अवधि में चूंकि बालक, जैसे हमने कहा कि औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, यानी इसी अवस्था को किस रूप में जाना गया? इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया। इसी अवस्था से औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया? इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया। अब यहां पर जब बालक के विद्यालय की शिक्षा यानी उसकी प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा का जो प्रारंभ है वह इसी अवस्था में है, तो इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु के रूप में कहा गया या एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी बुलाया जाता है। इस तरफ हम और तरह उसके उपनाम हैं, हम उसकी भी चर्चा करते हैं कि इस अवधि में बालक में स्फूर्ति की अधिकता होने के कारण
इसे स्फूर्ति एज या स्मार्ट एज भी कहा गया। स्फूर्ति की अधिकता के कारण इसे स्फूर्ति या चुस्ती की अवस्था कहा गया। इसी को स्मार्ट एज कहा गया, क्योंकि इस समय उसके अंदर चुस्ती या स्फूर्ति बहुत अधिक होती है। और कुछ मनोवैज्ञानिक इसे गंदी आयु या डर्टी एज के नाम से भी पुकारते हैं। इस अवस्था को किस नाम से? इस अवस्था को गंदी आयु या डर्टी एज के नाम से भी पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में लगे रहते हैं और इस खेल कूद या उछल कूद या विभिन्न भाग दौड़ में लगे होने के कारण प्रायः गंदा और लापरवाह बने होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे गंदी आयु कहा गया। अब बाल्यावस्था की बात करते हैं। 6 से 12 वर्ष की जो बात है कि इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में क्या होते हैं? इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। तो जो उसमें विभिन्न परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो शिक्षा प्रारंभ करने के लिए यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई। और इसीलिए जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस अवस्था को किस रूप में कहा? विद्यालय की आयु। यहां पर जो वह अपनी आदत, व्यवहार, रुचि, इच्छा आदि प्रतिरूपों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में मॉडिफाई करना, रूपांतरित करना अत्यधिक कठिन होता है, इसलिए इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया। इस समय बालकों में स्फूर्ति या चुस्ती बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे स्फूर्ति आयु या चुस्ती की आयु या स्मार्ट एज कहा गया। और लापरवाह, खेल कूद, उछल कूद में लगे होने के कारण यह अक्सर गंदे होते हैं, गंदे रहते हैं, इसलिए इसे गंदी आयु भी कहा गया। एक चीज और, इस अवस्था में बालकों में समूह निर्माण की भावना पाई जाती है, इसीलिए इस अवस्था को समूह आयु भी कहा गया। समूह आयु या हम कहें गैंग एज, इसे क्या कहेंगे? इसे गैंग एज भी कहा गया। तो ये तो बाल्यावस्था की कुछ सामान्य बातों की बात हमने की। अब हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उसकी विकासात्मक विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताओं की। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। तो आज हम लोग विशेषकर बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताओं की बात करेंगे। तो विकासात्मक विशेषता में सबसे पहली विशेषता आपकी आती है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। पहली विशेषता है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, अर्थात स्टेबिलिटी आ जाती है किसमें? फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में। तो बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता कहें या मंथरता की बात हम करते हैं, अर्थात विकास की गति स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो विकास की स्थिरता की बात जब हम करते हैं, धीमेपन की बात करते हैं, तो निस्संदेह बालक की मानसिक और शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। जो ये स्थिरता है उसे क्या करती है? उसे दृढ़ता प्रदान करती है और उसकी चंचलता यहां कम होने लगती है। जो शैशवावस्था में अत्यधिक चंचल होता है, यहां पर चंचलता उसकी कम होती है।
और उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई पड़ता है, तो और वह वयस्कों की भांति कार्य या व्यवहार की बात करता है। तो अब ये जो स्थितियां हैं, यानी स्थिरता की बात हम कर रहे हैं, धीमेपन की बात कर रहे हैं, हम उनकी शक्तियों, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें दृढ़ता की बात करते हैं। पहली चीज तो ये स्थिरता की बात है। फिर शारीरिक और मानसिक जो शक्तियां हैं, हम उसमें दृढ़ता की बात करते हैं कि उसमें दृढ़ता आती है इस स्थिरता के कारण सॉरी। और उसका मस्तिष्क क्या होता है, वह परिपक्व दिखाई देने लगता है, और उसका जो मस्तिष्क है वह कैसे है, वह परिपक्व दिखाई देने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो व्यवहार है, यानी बाल्यावस्था के बालक का जो व्यवहार होता है वह किस रूप में, वयस्कों के समान। अब यह गुण जो उसमें दिखाई देता है, उसके पीछे आपका कारण है। तो यहां हम ये कहेंगे कि इस अवस्था, यानी जो हमारी अवस्था थी कहां से कहां तक, 6 से 12 वर्ष, तो बाल्यावस्था को दो बालकों की स्थिरता और उसके क्रम में जब हम बात करते हैं तो हम बात करें किसकी, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को दो उप अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। एक आपका होता है संचय काल और दूसरा आपका होता है परिपाक काल। संचय काल और परिपाक काल, ये सारे गुण अब इन्हीं दो के आधार पर आपका स्पष्ट होगा। तो दो भागों में बांटते हैं। पहला आपका 6 से 9 वर्ष जो संचय काल है, और 10 से 12 वर्ष ये आपका परिपाक काल। यानी इन दो उप अवस्थाओं में इनको हमने बांटा। संचय काल, कंजर्वेशन पीरियड की बात हमने किया, और परिपाक काल या इसे हम कंसोलिडेशन पीरियड के रूप में कहते हैं। तो जो शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यकाल में विकास हो जाता है, भाई बाल्यावस्था के पूर्व क्या था, इसके पूर्व आपका शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, इन दो अवस्थाओं में जो विकास हुआ होता है, इनमें जो विकास हुआ रहता है, वो विकास उत्तर बाल्यकाल में, यानी हमारे 10 से 12 वर्ष में, कब से कब, जो उत्तर बाल्यकाल है 10 से 12 वर्ष की आयु में, वह अत्यंत दृढ़ होने लगता है और चंचलता शैशव काल की अपेक्षा कम होने लगती है, और वह वयस्कों के समान जो व्यवहार करता है। तो इसलिए यहां पर जो ये परिपक्वता की बात आती है, परिपाक काल, यहां पर वो परिपक्व की बात करता है। इसीलिए बाल्यावस्था को किसने, रॉस महोदय ने मिथ्या परिपाक काल कहा है। क्या कहा, मिथ्या परिपाक काल। इसे बाल्यावस्था को किसने, रॉस महोदय ने मिथ्या परिपाक काल कहा है। अर्थात सूडो मैच्योरिटी की बात उन्होंने की। मिथ्या परिपाक काल या कभी कभी इसी का सूडो मैच्योरिटी। तो जो सूडो मैच्योरिटी की बात हम करते हैं, तो वो सूडो मैच्योरिटी किसने कहा, रॉस महोदय ने कहा। किस लिए, संचय काल, यानी वह जो पूर्व में विकास हुआ है 6 से 9 वर्ष में, वह वहां पर वो संचित करता है, और फिर परिपाक यानी परिपक्व होने की स्थिति में वह किसकी तरह, उसका व्यवहार वयस्कों के समान जो होता है, यह किस गुण के कारण, परिपाक काल के कारण होता है। और रॉस महोदय ने यह कहा, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता।
जो शारीरिक और मानसिक स्थिरता की बात की, इसी को रॉस महोदय ने कहा कि यह बाल्यावस्था की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो। यह भी आपका प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में किसने कहा? रॉस महोदय ने कहा। सॉरी। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरी विशेषता कि ये तो था मानसिक और शारीरिक विकास में स्थिरता की, लेकिन जो मानसिक योग्यताओं की बात हम करते हैं तो मानसिक योग्यताएं यहां पर तीव्र गति से विकास करती हैं। तो जो मानसिक योग्यता है उसमें वृद्धि होती है। दूसरी विशेषता की बात हम करते हैं कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। तो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि की बात जब आप करते हैं कि जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो इंक्रीज करती हैं, तो बाल्यावस्था के दौरान बालक की जो विभिन्न मानसिक योग्यताएं होती हैं उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और इस अवस्था में बालक क्या होता है? संवेदनशीलता उसके अंदर, संवेदनशीलता की बात आप करते हैं, संवेदनशीलता के साथ प्रत्यक्षीकरण, जो ये मानसिक योग्यताएं हैं उसकी जिज्ञासा। तो संवेदनशीलता की बात करें, प्रत्यक्षीकरण कहें या हम जिज्ञासा की बात करें, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी तर्क शक्ति, सृजनात्मकता, आंकिक क्षमता या वाचन सामर्थ्य, इन सभी योग्यताओं में पर्याप्त वृद्धि होती है। ये मानसिक योग्यता। फिर उसके बाद अगली विशेषता की बात करते हैं, जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता। तो जब जिज्ञासा, क्यूरोसिटी की बात करते हैं, यानी क्यूरोसिटी कैसी होती है? वो बिल्कुल फोर्सफुल होती है। तो बाल्यावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं या व्यक्तियों के संपर्क में आता है, ये जिज्ञासा तो शैशवावस्था में भी थी, तो जिनके संपर्क में वो आता है उनके संबंध में तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसा अभी हमने कहा शैशवावस्था में भी होता है, तो शैशवावस्था में बालक के अंदर क्या होता है, किस प्रकार की जिज्ञासा, कि इसके अंदर जो जिज्ञासा होती है उसमें जो वो प्रश्न करता है कि और उन प्रश्नों के द्वारा वह विभिन्न वस्तुएं क्या हैं। शैशवावस्था में जो जिज्ञासा होती है वह ज्यादातर यह जानने के लिए कि वह व्यक्ति वस्तु जिनके संपर्क में आता है कि वह वस्तुएं क्या हैं, इसकी जानकारी करता है। वहीं इसके विपरीत जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में वह उन व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में क्या से, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। यानी शैशवावस्था में जो क्या था, बाल्यावस्था में क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के द्वारा वह जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और यहां पर एक चीज और, जब वो क्यों और कैसे की बात करता है तो इसके आधार पर वह क्या करता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन को समझना चाहता है, अर्थात कार्य कारण संबंधों को जानना चाहता है। कार्य कारण, किसी कार्य किस कारण से हुआ, वह उसके संबंध को जानने का प्रयास करता है। यहां उसकी जिज्ञासा इस रूप में होती है। फिर अगली विशेषता, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना। तो आत्मनिर्भरता, जैसे शैशवावस्था में हमने देखा था, विशेषता उसकी पढ़ी थी
कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, वह पर निर्भर होता है, पराश्रित होता है या डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या करता है, वह सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करता है कि यानी वह यह अनुभव करना चाहता है कि मैं स्वयं पर निर्भर हूं। तो इस अवस्था अर्थात बाल्यावस्था में बालक में समान शैशवावस्था की तरह वह अन्यों पर आश्रित नहीं रहना चाहता या नहीं रहता, वरन वह अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे शौच जाना, दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना, वस्त्र पहनना, जूता पहनना, स्कूल के लिए तैयार होना, वह स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था में बालकों में क्या होता है, एक आत्मनिर्भरता की भावना या समर्थता का भाव, आत्म रूप में वह समर्थ हो जाए, स्वयं में समर्थ हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए और अपने अधिकाधिक कार्यों को स्वयं करना चाहता है। इसके साथ साथ हमारी अगली विशेषता की जब हम बात करते हैं तो क्या है, वह रचनात्मक कार्यों में रुचि। अगली विशेषता रचनात्मक कार्यों में रुचि। जब हम रचनात्मक कार्यों में रुचि की बात करते हैं तो यानी जो उसका कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो बालकों में रचनात्मक कार्यों में रुचि की भाव जागृत होती है या उनमें रुचि लेने लगता है। जैसे लड़के बगीचे में काम करने, लकड़ी, कागज या किसी अन्य वस्तु से कुछ खेल जैसे सामानों को बनाने में, उसकी सामग्री बनाने में या उस तरह के कार्यों में वह आनंद प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और लड़कियां सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रसोई से संबंधित कार्यों को करने में रुचि लेने लगती हैं। रचनात्मकता का एक सीधा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण हम आपको दें, अगर आपके घर में छोटा बच्चे हैं, कई छोटे बच्चे हैं, आप मान लीजिए शूज लेके आते हैं, तो जो शू बॉक्स होता है गत्ते का, आप देखेंगे उसमें बच्चे लड़ लेते हैं, अरे ये मेरा डिब्बा है, ये मेरा डिब्बा। अब वो उस डब्बे से कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को करना चाहते हैं। तो ये उसका एक सीधा सा उदाहरण है। फिर अगली विशेषता है संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति की बात हम जब करते हैं तो इस अवस्था में अर्थात बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक कांच की गोलियों को, टिकटों को, मशीन के कलपुर्जों को, पत्थर के टुकड़े, खिलौने, माचिस की डिब्बी या दीपावली पर देखेंगे जो दीप जलाए जाते हैं, उन दीपों का संकलन करते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री का निर्माण करते हैं। तो ये जो उनकी रुचि है संग्रह करने की, बालिकाएं हैं चित्रों को, खिलौनों को, गुड़ियों के कपड़ों को या उनके छोटे छोटे टुकड़ों कपड़ों के, उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो अब इसी संग्रह प्रवृत्ति के आधार पर हम अपने शैक्षिक कार्य में बच्चों के संग्रह की प्रवृत्ति को उपयोग में ले सकते हैं। और अगली विशेषता है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो जो सामूहिक प्रवृत्ति की बात हम करते हैं तो इस अवस्था में बालक और बालिकाएं दोनों में सामूहिक प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालक या बालिका के साथ व्यतीत करना चाहता है। उसकी रुचि विभिन्न प्रकार के सामूहिक क्रियाकलाप और खेलों में होती है। यानी इस विशेषता में कहें तो बालक की या बालिका की रुचि किसमें होती है, सामूहिक खेल हो या क्रियाकलाप हो, इनकी विशेष रुचि सामूहिक खेल या सामूहिक क्रियाकलाप। जैसे वहाँ बात आती थी कि बालक
खिलौना, अगर शैशवावस्था का बालक है तो अपने खिलौने को छिपाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, वह समूह में खेलने की कोशिश करता है और समूह बनाकर अपने खिलौनों को खेलने के लिए प्रस्तुत करता है। और इस अवस्था में बालक प्रायः किसी न किसी अस्थायी समूह का सदस्य बन जाता है। यानी यहां पर बालक हो या बालिका, वह किसी न किसी अस्थायी समूह का क्या होता है, उस अस्थायी समूह का सदस्य बन जाता है और उस समूह के सभी सदस्य मिलकर खेल खेलते हैं और तरह तरह के अन्य कार्यों को भी संपादित करते हैं। इस अवस्था में बालक समूह में रहकर विभिन्न क्रियाकलाप को करना चाहता है या उसे प्राप्त करना चाहता है। तो इसका एक प्रभाव यह होता है कि इस अवस्था का बालक, जो शैशवावस्था में कैसा था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता था या प्रवृत्ति, तो यहां पर बालक में क्या होता है, कौन सी प्रवृत्ति विकसित होती है, इस अवस्था में बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति या व्यक्तित्व का विकास होता है। अगली विशेषता बहिर्मुखी प्रवृत्ति या व्यक्तित्व का विकास। इस अवस्था में बहिर्मुखी प्रवृत्ति या व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात हम करें, जबकि शैशवावस्था में क्या था, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता था। तो शैशवावस्था में शिशु कैसा होता था, अंतर्मुखी, और बाल्यावस्था में बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में किस तरह की प्रवृत्ति उसकी होती थी कि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। किंतु जब हम बाल्यावस्था में आते हैं, यानी बाल्यावस्था के बालक की बात करते हैं, तो इस अवस्था में बालक धीरे धीरे बहिर्मुखी होने लगता है और बाह्य जगत में रुचि लेने लगता है। तो यहां पर जो उसकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, तो वो क्या करता है, जो बाह्य जगत है उसमें वह रुचि लेना शुरू कर देता है या रुचि लेने लगता है। और बालक अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी की कोशिश करता है। बाह्य जगत और जो भी अन्य व्यक्ति हैं या वस्तु, उनके संबंध में वह अधिक से अधिक जानकारी लेने का प्रयास करता है या उसमें रुचि रखता है। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात। और फिर जब वो समूह में रहना चाहता है, सामूहिक प्रवृत्ति है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, तो उसी तरह उसका एक सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। अगली विशेषता सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। सामूहिक खेलों में बालक क्या करता है, बाल्यावस्था में विशेष रुचि लेता है, यानी वो ग्रुप प्ले की बात करता है। जो खेल खेलेगा वो पूरे ग्रुप में खेलेगा। और हम ये कहें कि जो खेल है वह इस अवस्था की एक विशेष महत्व को दिखाता है या एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। खेल जो है इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है और इस अवस्था में सामूहिक खेलों में प्रतिभाग करने के लिए या सामूहिक खेलों में भाग लेने के लिए सामूहिक प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित होती जाती है। इसीलिए कार्ल ग्रूस महोदय ने सामूहिक खेलों में विशेष रुचि के ऊपर कहा है कि खेलों के द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। कार्ल ग्रूस महोदय ने क्या कहा, खेलों के द्वारा व्यक्ति या बालक
अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। अर्थात जो उसका भावी जीवन है, आगे का जीवन है, वह उसकी तैयारी इसी खेल के माध्यम से करता है। और सामूहिक खेलों के लिए किसने, स्टेनले हॉल महोदय ने भी अपने विचार दिए हैं। किसने, स्टेनले हॉल महोदय ने यह कहा कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं, यानी जो बालक खेल खेलते हैं यह उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं। इसको भी हम एक बार लिख देते हैं। बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं, उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं जो, तो अब यहां उन कार्यों की पुनरावृत्ति कौन से कार्य हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ से, जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं, उनके पूर्वज करते आए हैं। ये स्टेनले हॉल महोदय ने सामूहिक खेलों की बात की। तो अब जब वह बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो गई, यानी बाह्य जगत में रुचि लेने लगा, अन्य व्यक्ति और वस्तु के लिए अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने की बात करने लगा, सामूहिक खेल की बात हो गई, तो अब इन चीजों के आधार पर उसके अंदर एक और विकास होता है, एक विशेषता दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक और नैतिक विकास। बाल्यावस्था में विशेषता में अगली विशेषता है सामाजिक एवं नैतिक विकास। सामाजिक एवं नैतिक विकास, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सामाजिक की बात करते हैं कि इस समय यानी 6 से 12 आयु वर्ग में बालक अपने समूह के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय बिताता है। समूह द्वारा जो भी आज्ञा मिलती है, जो भी आदेश मिलता है, जो भी बात होती है, वह मानने के लिए सदा तैयार रहता है। उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा या निंदा पर आधारित होता है कि दूसरे उसके बारे में प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे, उस आधार पर उसका व्यवहार निर्धारित होता है। और उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे आज्ञाकारिता, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता। स्ट्रैंग महोदय ने कहा कि 6, 7 या 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, सामाजिक मूल्य की भावना का विकास होने लगता है। किसने कहा? स्ट्रैंग महोदय ने। यहां अपने साथियों को हम बता दें कि जो भी लेक्चर आपके चल रहे हैं, जैसे आज ये सीडीपी का 6ठा लेक्चर है, तो आपको पूरे हर लेक्चर की पीडीएफ नोट्स, जितनी भी इसकी पीडीएफ नोट्स हैं, वो सभी पीडीएफ नोट्स आपको दिनेश सर ऑफिशियल ऐप पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये दिनेश सर ऑफिशियल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। और प्ले स्टोर पर पहचान के लिए बता दूं, दिनेश सर ऑफिशियल तो माँ सरस्वती की फोटो लगी हुई है डीपी पर, उसकी पहचान। और उसमें भी जब आप ओपन करेंगे तो इसमें 3 चीज़ें आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगी, और जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल भी है, हेल्पफुल भी है। वो क्या चीज़?
एक तो आपको डेली क्विज यानी प्रतिदिन इस पे आपको 5 प्रश्न, कम से कम एक क्विज एक विषय पर तो मिलेगा ही। कभी कभी मौका मिलेगा तो हम 3 विषय आपके लिए लेकर चल रहे हैं, एक हिंदी और बाल मनोविज्ञान और साथ में गणित को भी शुरू करेंगे। तो एक विषय का तो क्विज आपको प्रतिदिन 5 क्वेश्चन का मिलेगा, और मौका मिला, समय रहा तो हम और विषय के भी क्विज इसमें डाल देंगे। दूसरी चीज ये पहला, दूसरा ये है कि आपको पूरी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, यानी जितने भी लेक्चर होते चलेंगे उसकी पीडीएफ नोट्स उसी आपके वीडियो। अब वीडियो और नोट्स मिलेगा कहाँ, और ये वीडियो भी आपको सीक्वेंस में मिलेगा, और वो कहाँ, जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको फ्री क्लास, इस फ्री क्लास में आप देखेंगे तो ये पीडीएफ और वीडियो सीक्वेंस में मिलेगा, और डेली क्विज आपको एक खंड मिलेगा, उसमें आपको डेली क्विज, और आगे चल के हम आप लोगों के लिए मॉडल पेपर किसमें, टेस्ट सीरीज में कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्ले स्टोर से जाएंगे, दिनेश सर ऑफिशियल को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उस पर जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। उसके लिए कोई भी पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली बात हमने स्ट्रेंथ की। इन्होंने कहा कि 6, 7 या 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। और स्पेंसर महोदय ने इसके बारे में कहा कि बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है। क्या करता है? खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वह उसका व्यय करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समय बालकों के साथ बालक, बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलना पसंद करती हैं, और उनमें सखा भाव या सखी भाव विकसित होता दिखाई देता है। बालक बालक के साथ यानी सखा भाव, और बालिका बालिका के साथ यानी सखी भाव का विकास दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। और बालक और बालिका में, इनके खेल में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। और अंतिम विशेषता की बात हम करते हैं, सुषुप्त काम प्रवृत्ति। सुषुप्त काम प्रवृत्ति यानी इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वह बिल्कुल सुप्तावस्था या यूं कहें अव्यक्तावस्था में होती है। जो भी हमारे साइको एनालिस्ट हैं या मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार शिशु में जन्म से काम भावना विकसित होने लगती है। वहां शैशवावस्था में आत्म प्रेम था, और 2 कॉम्प्लेक्स डेवलप होते थे, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में आत्म प्रेम, पितृ और मातृ विरोधी ग्रंथियां क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। इस अवस्था में एक आत्म प्रेम और मातृ प्रेम की बात हम करें या पितृ प्रेम, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? इस अवस्था में समाप्त हो जाती हैं। यानी इस अवस्था में इनका रूप नहीं दिखाई देता। और बालक बालिका में समलिंगीय भावना का उदय होता है। यहां एक चीज और, काम प्रवृत्ति कैसी होती है? यहां पर समलिंगीय भावना का उदय होता है। समलिंगीय भावना का उदय होता है। यह भी एक प्रश्न आपका बनता है। और बालकों में फिर वही चीज कहेंगे कि बालकों में सखा भाव और बालिकाओं में सखी भाव का जन्म होता है। तो दोस्तों, आज ये हमने बाल्यावस्था क्या है और बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसकी विकासात्मक विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया।
और फिर अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।